हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास हमारी है इस क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज को। बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने आपके साथ 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं और चैप्टर नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक आपको 5 पार्ट पढ़ाए थे। 5 पार्ट में हमने इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने आप तक पहुंचाई। आज की जो क्लास होगी उसके अंदर इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 इकोनॉमी के बहुत बड़े एलिमेंट हैं, बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं, जिनको आज की हम क्लास के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो आपने क्लासेस देखी थी उसमें सबसे पहले आपने जाना था कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है। दूसरे क्लासेस में आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तीसरी क्लास में आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस क्या है। फिर आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन किस तरीके से होता है और उसका क्या रोल होता है इकोनॉमी पे। और आपने जो 5वीं क्लास देखी थी उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि 1991 की इकोनॉमिक जो क्राइसिस आते हैं वो किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा आपने जो इकोनॉमिक बेसिकली इन्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम एलपीजी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी और बेहतर आपके लिए हो जाए। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो बेसिकली क्लास है उसके अंदर हम आपके साथ लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम आपसे बात करें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे, तो हम 3 टॉपिक्स पर आपके साथ आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे लिबराइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है। इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उन सब चीजों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इससे पहली क्लास में पढ़ा था कि हमारे देश में 1991 के अंदर क्या होता है, एक क्राइसिस आता है। मतलब 1991 में क्राइसिस आता है। उस क्राइसिस के बाद उस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ लेकर आए गए। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या किया गया कि जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीजों में ज्यादा कह सकते हैं कि रोल दिया गया था, धीरे धीरे सरकार ने डिसीजन लिया कि अब उस प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या किया जाएगा, धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले क्या था कि जो आपका कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज के अंदर लाइसेंसिंग और जो और भी सिस्टम्स हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हुआ करते थे जिन सेक्टर्स में प्राइवेट का पार्टिसिपेशन या तो नहीं था या तो लगभग जीरो के बराबर था, यानी कि लगभग बहुत ही कम हुआ करता था। तो इस पॉलिसी का बेसिक यही हुआ कि हम क्या करेंगे, अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा मौका देंगे कि वो भी हमारे देश की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करे और धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाए। तो उसी कड़ी में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो बेसिकली लिबराइजेशन है इसको स्टार्ट किया गया। तो लिबराइजेशन का मतलब होता है कि लिबराइजेशन बेसिकली क्या है, एक रिमूवल, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जिन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना है, रिमूव करना है। यानी एक ये मेथड है, इट इज एनी मेथड ऑफ हाउ अ स्टेट रेजेस इट्स लिमिटेशंस ऑन द सेम प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, उनके ऊपर जो कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को इलिमिनेट करना या उनको कम करना या उनको खत्म करना बेसिकली लिबराइजेशन कहलाता है। यानी लिबराइजेशन एक ऐसा तरीका है जो एक इकोनॉमी को, एक क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन कर देता है कि उसमें जो फॉरेन कंपनीज हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अपनी कंपनीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को उसके अंदर लगा सकते हैं और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। सो द मेन एम ऑफ लिबराइजेशन वाज टू lure MNC and foreign investors to invest and expand in India। यानी इसका बेसिकली पर्पस क्या था, इसका बेसिकली पर्पस यही था कि MNCs जो हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो MNCs हैं, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करें और भारत के कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या करें और तेजी से मजबूती प्रदान करें। So earlier investment have faced difficulty to enter countries with many barriers। इससे पहले क्या था कि इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्टी थी कि वो भारत के अंदर आसानी से एंट्री नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर तमाम तरीके के बैरियर्स लगाए गए थे। वो बैरियर्स कैसे थे, जैसे कि टैक्स लॉज के बैरियर थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, तमाम सारे लीगल इश्यूज हुआ करते थे। इन सब चीजों के चलते बाहर के लोग और जो हमारे देश के प्राइवेट प्लेयर्स थे वो बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर।
तो लिबराइजेशन के थ्रू, लिबराइजेशन के माध्यम से इन चीजों को क्या किया गया, कम करने का काम किया गया। एक नजर अगर आप डालें कि लिबराइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हुई, तो सबसे पहले है आपका एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, लाइसेंसिंग का अपना एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को क्या किया गया, बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस फिक्स करने का भी अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा टैक्स रेट में और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो थे उन्हें भी क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स आर सिंप्लीफाइड। पहले क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था, आप मोटा मोटा ये समझो कि आज की डेट में अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक बंदूक लेना है, तो बंदूक लेने का जो लाइसेंस है वो अपने आप में कठिन है, और अगर तोप लेना हो तो तोप लेने का लाइसेंस क्या है, अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो सेम वही तरीका पहले होता था प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस चालू करना ठीक उतना ही कठिन होता था जितना कि आज की डेट में एक तोप का लाइसेंस लेने जैसा है, तो यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसीलिए इन सारी चीजों को लिबराइजेशन के माध्यम से क्या किया गया, कम कर दिया गया। इस प्रोसेस में क्या किया गया, अट्रैक्ट किया गया एमएनसीज को और फॉरेन कैपिटल को, ताकि वो क्या करे, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। यहां तक मेरे ख्याल से चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन का खेल तो समझ में आ गया। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। यानी पहले क्या था, सारी की सारी जो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग थी वो किसके पास थी, वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी, यानी पब्लिक सेक्टर के पास थी। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया कि उन चीजों को प्राइवेटाइज किया गया, मतलब उनका डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। प्राइवेट सेक्टर का पैसा उसमें लगाया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना पैसा वहां से निकाल लिया। यानी इंडिया वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द हिस्टोरिकल रिफॉर्म बजट ऑफ 1991। तो 1991 के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, या जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, वहां पर बेसिकली प्राइवेटाइजेशन को क्या किया गया, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा लिया गया और पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया गया, और सरकार ने अपना जो पैसा लगाया था वो पैसा वहां से क्या किया, निकाल लिया। अभी डिसइन्वेस्टमेंट टर्म आगे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, तो वहां से इस बात को और क्लियर कर पाएंगे। यानी प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट, उसने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को इन्वेस्ट किया, इनिशिएट किया, और गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को सरकार ने बाहर निकाल लिया। प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छा शब्द हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग अ पार्ट ऑफ होल शेयर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो क्या करती है, अपने शेयर को सेल करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उससे अक्वायर कर लेता है। तो यहां बताया गया है, इफ द प्राइवेट सेक्टर अक्वायर मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, देन इट वुड बी रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी इस डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकारी कंपनी, ये सरकारी सेक्टर क्या करता है, अपनी ओनरशिप को, अपने शेयर्स को बेचता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। अगर प्राइवेट सेक्टर 51% से ज्यादा के शेयर पब्लिक सेक्टर से खरीद ले, तो उस केस में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर से उठ के कहां पहुंच जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहुंच गया। बात को आप समझ गए होंगे। यानी अगर 51% से ज्यादा का शेयर कौन खरीद ले, 51% से ज्यादा का शेयर अगर खरीद ले कौन, प्राइवेट सेक्टर, किससे, पब्लिक सेक्टर से, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की ओर। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ रिस्क पीएसयू, जो पुराने पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट कुछ पुराने पड़े हुए थे जो कि बंद हो गए थे या उनमें कुछ दिक्कतें चल रही थी, उनको वापस से स्टैंड करने के लिए सरकार ने एक नया बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया जो कि सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनको क्या किया जाए, दोबारा फिर से स्टैंड किया जाए। इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, स्कूटर इंडिया, जो कि बीच में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे दोबारा वापस से स्टार्ट किया। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, देश की नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना, इंटीग्रेट कर देना, यानी रिमूवल ऑफ बैरियर ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट पर जो बैरियर लगे थे उन बैरियर को क्या करना, खत्म कर देना। 1991 तक ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ही तगड़े रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग सिस्टम बना रखा था। अच्छा, हो भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग बिजनेस में, भाई जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज यहाँ क्या करने के लिए आए थे, अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे। तो अंग्रेज ने क्या किया, उनकी हरामखोरी इतनी रही कि वो बिजनेस करने आए थे और बिजनेस करते 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 हमारे देश के ऊपर राज कर ले गए। तो आपने कहावत सुनी होगी कि जो दूध का जला होता है वो मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है, कहावत कही जाती है। यानी कि हम बिजनेस के चक्कर में एक बार लुट ही चुके थे, इंडिया बिजनेस के चक्कर में एक बार लुट चुकी थी, तो हम दोबारा नहीं लुटना चाह रहे थे। इसी डर के मारे इंडिया ने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत तगड़े रेगुलेशंस लगा दिए और लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ही तगड़ा लगा दिया। तमाम टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, तमाम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, जिससे कि विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर पा रही थी। यानी 1947 से लगा के 1991 तक हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ही कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ मेंटेन करके रखा गया। लेकिन हुआ क्या कि जब 1990 के अंदर इंडिया ने धोखा खाया, इंडिया ने हालत उसकी खराब हो गई, क्राइसिस को झेला, तो उसके बाद उसको समझ में आ गया कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस का तो हिस्सा बनना पड़ेगा, बस यह है कि उसको चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ठीक से बनाने पड़ेंगे। तो यानी इंडिया ने क्या किया, कुछ वेरियस स्टेप्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म किया जा सके। मतलब ऐसा कुछ ना कर जाए कि अंग्रेजों के तरीके से आके वापस फिर से टोपी पहना के चले जाएं। हम इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट तो बनेंगे, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कायदे, बहुत समझदारी के साथ काम करेंगे। तो वो क्या क्या समझदारियां दिखाई सरकार ने, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन थ्रू द रिडक्शंस इन द इंपोर्ट टैरिफ। तो इंपोर्ट टैरिफ में रिडक्शन कर दिया, और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट के ऊपर, उसको भी क्या किया, हटा दिया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन को, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन है, उस पर वाइड रेंज ऑफ मतलब इंसेंटिव दिए गए। भैया अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं सरकार आपको देगी, तो ये सुविधा दी गई। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर को बहुत सिंपल बना दिया गया, ताकि आसानी के साथ लोग क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करें, आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजों पर काम किया गया, जैसे लिबरलाइजेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ एंट्री ऑफ एमएनसीज, यानी कि जो एमएनसी होंगे, मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशंस होंगे, उनकी एंट्री पर कुछ नियम बनाए गए, कुछ नॉर्म्स बनाए गए। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कुछ तगड़े रूल्स बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा लिबरलाइजेशन जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजाइन के थ्रू किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह जो बंदरगाह है उनको डेवलप किया गया, ट्रेड की और फैसिलिटीज को बेहतर किया गया। मोर फ्रीडम टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी एफएफआई है, एफआईआई, उनको भी बेसिकली और फ्रीडम दी गई कि वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस वाज इंक्रीज। यानी दुनिया भर के तमाम देशों को ये आजादी दी गई कि आप इंडिया के साथ जुड़ के बिजनेस करिए और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कदम बढ़ाइए और खुद बेनिफिट कमाइए। तो ये इन सारे बेसिकली तरीकों से क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। इसके तमाम तरीके हैं, इससे डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे इस काम को बढ़ावा दिया गया, और साथ ही साथ इससे क्या हो गया, हमारे देश के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपका बेहतर हो गया। तो ये बेसिकली जो क्लास थी, इसमें हमने कोशिश की कि आपके साथ हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो एलपीजी है आपका, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों चीजें ने हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले किया। मेरे ख्याल से आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जिसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। बाकी अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।